गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विश्लेषण टॉपिक पढ़ा चुका हूं और आज जो हम लोगों का नया टॉपिक होगा वो होगा क्रिया। तो क्रिया टॉपिक में बिना देर किए हुए हम लोग सभी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक डालेंगे क्रिया। अब सबसे पहली बात है, ये जो टॉपिक है क्रिया है ना, तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें क्रिया की परिभाषा जानना होगा। परिभाषा हमें जानना होगा कि क्रिया कहते किसको हैं। परिभाषा में लिखेंगे जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे लिखा है, वर्ड दिए हुए इससे संबंधित कुछ जैसे लिखा हुआ है: पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि। ये शब्द कैसे शब्द हैं? यानी आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है, तो किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ रहे हैं तो काम हो रहा है, लिख रहे हैं तो काम हो रहा है ना, दौड़ रहे हैं तो काम हो रहा है, कूद रहे हैं तो काम हो रहा है ना। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे शब्द क्या होंगे? क्रिया होगा। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? इसी तरह से आपसे पूछेगा तो आपको पहचानना कि कहीं पर भी ना प्रत्यय लगा होगा, इसका मतलब वो शब्द आपका कैसा शब्द है? वो क्रिया शब्द है। अब बात आएगी कि हेडिंग इसके बाद हमें डालना है धातु। धातु क्या होता है? धातु का मतलब होता है रूट वर्ड होता है। यानी अब इसकी परिभाषा के थ्रू आप ये लिखेंगे, परिभाषा में ये लिखना है कि क्रिया के क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु धातु कहते हैं, है ना। मूल रूप क्या होगा? जैसे अभी मैंने बोला था, मूल रूप क्या होगा? पढ़ना क्रिया दी हुई थी, तो आप जैसे इस चीज को लिखेंगे, जैसे कैसे शब्द दिए गए हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है पढ़, इसमें मैंने ना प्रत्यय हटा लिया है। लिख शब्द लिखा हुआ है, पढ़, लिख, चल, सुन, रुक, जा आदि, ये लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? ये धातुएं। धातुओं में क्या करते हैं? क्रिया का जो मूल रूप है इसी को बोलते हैं धातु। और इसी में क्या करेंगे? प्लस के साथ अगर ना जोड़ देंगे तो वर्ड क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। पढ़ना, लिखना, चलना, सुनना, रुकना, जाना आदि। तो जब ये ना जोड़ेंगे इसका मतलब क्रिया बन जाएगी। लेकिन क्रिया का जो मूल रूप होगा, मूल रूप का मतलब यही रूट वर्ड जिसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? रूट वर्ड है। सब रूट वर्ड है जितने भी दिए हुए, है ना। अब आता है क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि धातु के कितने भेद होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है और नई लाइन से लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर धातुएं दो प्रकार की होती हैं। नई लाइन से लिखना है धातु के भेद और उसमें लिखेंगे, यानी इसमें हेडिंग डालना है धातु के भेद, धातु के भेद। और इसमें लिखेंगे धातु के भेद में कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर धातु के दो भेद होते दो भेद होते उत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने भेद होते हैं? दो। कौन सा होगा? एक है आपका मूल धातु, एक है आपका मूल धातु और एक है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु, मूल धातु और नंबर 2 पे है आपका यौगिक धातु।
मूल धातु अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे, है ना, वो आपके मूल धातु के ही थे। दूसरा है यौगिक धातु, यानी दो यहाँ पर धातुएं होंगी। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने भेद होते हैं, तो दो, मूल मूल धातु और यौगिक धातु। अब देखेंगे मूल धातु कौन सी है, परिभाषा में लिखना है आपको कि मूल धातु कौन सी होती है। तो लिखेंगे इसमें मूल धातु, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे मूल धातु स्वतंत्र रहती है। मूल धातु स्वतंत्र रहती है। मूल धातु स्वतंत्र रहती है। यह किसी प्रत्यय पर निर्भर नहीं रहती। प्रत्यय पर निर्भर नहीं रहती है। यह परिभाषा क्या कहा कि किसी भी मूल धातु जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र रहती है और किसी भी प्रत्यय के ऊपर यह निर्भर नहीं करती है। जैसे मैंने वर्ड लिखे थे वो सब आपके क्या थे, वो मूल धातु के हैं। जैसे मैंने बताया कि पढ़ दिया है, लिख दिया है, लिख दिया हुआ है, खास शब्द लिखा है, जा शब्द लिखा हुआ है, यानी जा दिया है, खा दिया है, पी, आ शब्द दिया है, आदि। ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं, ये मूल धातु है। मूल धातु का मतलब यही कि यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रत्यय का प्रयोग क्या हुआ है, नहीं हुआ है। प्रत्यय का मतलब ना शब्द आपका नहीं दिया हुआ है। अगर ना शब्द दिया होता तो इसका मतलब वो आपका मूल धातु ना बनती, बल्कि वो बन जाती है आपकी क्रिया। तो आप देखेंगे धातुएं दो प्रकार की हैं, और एक मूल धातु है और एक है यौगिक धातु। अब बात आती है कि यौगिक धातु किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालना है नंबर 2 पर और इसमें लिखना है यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु। इसमें लिखेंगे यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यौगिक धातुओं की रचना 3 प्रकार से की गई है। इसी में लिखना है यौगिक धातुओं की रचना 3 प्रकार से होती है। यानी 3 प्रकार है यौगिक धातुओं में। कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। तो आइए देखें, तीनों का नाम लिखना है। सबसे पहली है आपकी प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया। दूसरी लिखेंगे यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। और तीसरी लिखना है नाम धातु क्रिया। तीसरी लिखना है नाम धातु क्रिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा यौगिक धातु के अंतर्गत क्रिया नहीं आती है, यानी क्रियाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक होगी आपकी यौगिक धातु की रचना, जब आप करेंगे तो 3 प्रकार से करेंगे, प्रणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब बात आई कि प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो प्रणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं, है ना। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है। अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अध्यापक यहाँ पर करता है और जो बच्चे हैं वो कर्म है। लेकिन काम किससे करवा रहा है, कर्म से काम करवा रहा है। यानी परिभाषा में आप ये कहेंगे, परिभाषा में अगर हम बात करें कि प्रणार्थक क्रिया, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि प्रणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्रिया कहलाती है प्रणार्थक क्रिया। यानी स्वयं कर्ता कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, वो क्रिया आपकी कहलाएगी प्रणार्थक क्रिया, है ना। तो आपको यही लिखना है प्रणार्थक क्रिया, हेडिंग डालेंगे प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया, ये हेडिंग डालेंगे और इसमें यही चीज लिखना है, यही चीज लिखेंगे, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके, एकदम शार्ट में लिखना है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य
ना करके, ना करके किसी दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया, उसे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये है परिभाषा, है ना। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब ये बात परिभाषा में आप नोट कर लेंगे आप सभी। क्या हुआ इसका मतलब, कहने का मतलब कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, कोई दूसरा कार्य करेगा, तो उसी को बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिख लेंगे, फिर मैं अभी आपको इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। जैसे कहा जाए कि मालिक, मालिक नौकर से, मालिक नौकर से, मालिक नौकर से खेतों, खेतों में हल, खेतों में हल चलवाता है। मालिक नौकर से खेतों में हल चलवाता है। तो मालिक यहाँ पर करता है और कर्म कौन से, नौकर है। क्या करा रहा है, खेतों में, मालिक नौकर से खेतों में हल चलवाता है। तो चलवाना जो यहाँ पर दिया गया है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। कैसी क्रिया है, कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आई होगी। मालिक काम न कर रहा है, काम कौन कर रहा है, नौकर, और काम कौन कर रहा है, हल चला रहा है। तो चलवाना क्रिया हो जाएगी, काम कर रहा है नौकर। इसका मतलब जहाँ पर कर्म काम करे, कर्ता आराम करे, है ना, कर्ता यहाँ पर यानी काम ना करे, कहने का मतलब है, तो वो क्रिया हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये सेंटेंस एक बार पेपर में आ चुका है कि मालिक नौकर से खेतों में काम करवाता है या हल चलवाता है। अगर ये बात कही गई तो इसका मतलब आप लगा देंगे उसमें कि ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी, और साफ साफ इसमें ये बात दी हुई है। लेकिन अभी इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त नहीं करेंगे, इसमें और भी चीजें क्वेश्चन कैसे आयोग पूछता है, आइए उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, एक चार्ट के थ्रू 2-3 वर्ड लिख लेंगे, एक चार्ट बनाएंगे 2-3 लाइनों का। एक होगा, चार्ट में सबसे पहले लिखेंगे मूल धातु। अभी मैंने मूल धातु के बारे में आप सभी को बताया, मूल धातु। फिर दूसरा वर्ड आपको लिखना है क्रिया। उसके बाद में तीसरे में लिखेंगे आप प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरे में लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी आपको ये चीज यहाँ पर लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब ये होगा, जैसे मैंने भी क्या बताया, एक यहाँ पर धातु लिखी है पढ़, एक लिखा है यहाँ पर उठ, एक लिखा हुआ यहाँ पर चल, है ना, और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है यानी धातु कर। बात समझिएगा आप लोग इस चीज को। मैंने 4 यहाँ पर धातुओं के बारे में बताया है। कौन कौन सी, पढ़ लिखा है, उठ लिखा है, चल लिखा है और कर लिखा हुआ। तो ये इसमें क्या है, ये मूल धातुएं हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। अब हम प्रत्यय लगाएंगे, इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, पढ़ लिखा हुआ था, तो आप इसमें लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना लिखा हुआ। अब क्या हो गया, ये क्रिया बन गई। यानी इस समय ये मूल धातु है, हमने ना इसमें जोड़ा है, तो ये क्या बन गई, ये बन गई है इसमें क्रिया। क्या बन गई है, क्रिया। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो जो पढ़ना लिखा हुआ है, इसी पढ़ना में आप बड़ा का मात्रा लगा देंगे। तो ये जो पढ़ाना शब्द है, ये क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम दूसरे वर्डों में लिखे, पढ़वाना शब्द दिया हुआ है, अब पढ़वाना दिया है तो कैसा प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। बात आप इस चीज को समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन आयोग पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी आपकी क्रिया है जो प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है। यानी जब आप यहाँ पर बड़ा का मात्रा वाली कंडीशन होगी तो प्रथम प्रेरणार्थक, और यहाँ पर जब वाना वाली कंडीशन आएगी तो इसका मतलब वो द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। आप अगर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते भी हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन कोई भी ढूंढ लेंगे, यानी कहने का मतलब पढ़ाना दिया है तब भी सही है, पढ़वाना दिया है तब भी सही है। लेकिन जब आयोग फॉरेस्ट विभाग के पेपर में मैं एक दे रहा था तो उसमें दिया हुआ था, तो बच्चा बताया कि जो पेपर दिया गया था फॉरेस्ट विभाग का, जो मैं उसको सॉल्व करा रहा था, तो उसने कहा कि इसमें आया है कि प्रथम प्रेरणार्थक पूछ रहा है।
तो मैंने कहा वही चीज़ तो होता है, इस चीज़ को मैंने कई बार अपने क्लास में पढ़ाया हूँ ऑफलाइन बैच में। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये चीज़ अगर बड़ा का मात्रा लगी हुई दी हुई तो इसका मतलब आपका ये कौन सा प्रेरणार्थक होगा, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और अगर बड़ा का मात्रा नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर वाना शब्द दिया है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आप सभी का काम क्या है, ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं ये इस समय क्या है आपके पास होमवर्क में है। आप इन तीनों को लिख करके आप वर्ड बना सकते हैं। क्या बनेगा, बनाइए आप लोग क्लास में बनाइए कि अगला शब्द क्या हो सकता है। उठ लिखा है तो क्या होगा, ना प्रत्यय जोड़ेंगे आप, उठना हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, उठाना। और यहाँ पर क्या होगा, उठवाना। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जैसे कोई काम होता है, खेतों में काम होता है तो मालिक काम नहीं करता है, देखता है कि कुछ लोग कम हैं तो बेसिक काम करा देता है कि लाइए मैं छोटे छोटे काम कर लूँ। तो उसमें क्या करता है कि मालिक नौकर के सिर पर बोझा उठवाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उठवाने का मतलब क्या है, उठवाता है, उठवाना। उठवाना जैसे शब्द आएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। काम कौन कर रहा है, नौकर कर रहा है। परिभाषा कौन सी लागू हो रही है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, उठ शब्द दिया हुआ है तो आप इसमें ना जोड़ेंगे उठना, और यहाँ पर लिखेंगे तो आप बड़ा का मात्रा जोड़ देना उठाना, और यहाँ पर आपको लिख देना है उठवाना। कौन सा शब्द लिखना है, उठवाना। इसी तरह से तीसरा लिखा है चल, चल में आप ना जोड़िए तो वर्ड बन जाएगा आपका चलना, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका चलाना, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका चलवाना, चलवाना लिखा हुआ है। उसके बाद में कर शब्द लिखा हुआ है, कर में आप जोड़ेंगे करना हो जाएगा, इसमें आप जोड़ेंगे कराना हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे आप करवाना हो जाएगा, करवाना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इधर वाला जो बॉक्स दिया हुआ है इधर आपका प्रथम प्रेरणार्थक है और इधर आपका द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये होगा, 3 ऑप्शन इधर के दिए हैं, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक आपका, इनमें से कौन सा नहीं है प्रथम प्रेरणार्थक। तो 3 ऑप्शन ऊपर वाले उठाएगा आयोग, और चौथा ऑप्शन कहाँ से लाएगा, इधर से। या फिर हो सकता है कि 3 ऑप्शन आपके इधर से दिए हों, एक ऑप्शन आपका यहाँ से उठ करके आएगा, और आपका क्वेश्चन क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, और उस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आयोग। तो इस चीज़ को आप सेव कर लें अपने नोट्स में, इस चीज़ को आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है, ताकि अगर आयोग आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपसे वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद में फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालना है आपको यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दिया हुआ है कि यौगिक क्रिया क्या कह रही है। यौगिक का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें उसमें ऐड की गई होंगी। क्या की गई होंगी, मैंने यौगिक के बारे में आप सभी, यौगिक के बारे में मैंने आप सभी को बताया है। तो इसमें लिखना है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या दूसरे शब्दों के सहयोग से, लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, इसमें लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के सहयोग से, और दूसरे शब्दों के संयोग से, दूसरे शब्दों के संयोग से, या धातुओं में प्रत्यय लगाने से, या धातुओं में प्रत्यय लगाने से, धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है, जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया कहते हैं। वैसे आप सभी को बता दें तो ये क्रिया ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना। जैसे यहाँ पर अभी क्या बताया, पढ़ शब्द लिखा हुआ है, पढ़ से आप बनाएंगे पढ़ा। ये जो दिया हुआ है पढ़ा, अगर पूछेगा इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है ना। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है लिखना, लिखना ये क्रिया दी है, लिखना से आप क्या बनाएंगे, लिखा शब्द दिया है। या फिर आपका ऐसा भी कहो दिया हो, पढ़ना बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, लिखना कामा, खेलना
योजक चिन्ह कामा कूदना, ऐसा भी दिया हो सकता है, लेकिन बुक्स में देखेंगे आपको ज़्यादातर ये मिलेगा। अगर वो दिया तो वो चीज़ भी सही है। तो ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आप इनको जैसे करके यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड लिखे। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका धातु होगी उसमें 2 या 2 से अधिक प्रत्यय के संयोग से बना होगा, है ना, या फिर प्रत्यय लगाया गया होगा या धातुओं के संयोग से जोड़ी गई है, तो वो क्रिया बन जाएगी आपकी। कहने का मतलब है वो यौगिक क्रिया होगी। तो बहुत कम चांस है इस क्रिया के अंतर्गत, यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता नहीं है जल्दी। लेकिन जो भी मैंने प्रेरणार्थक बताया है, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उम्मीद है कि प्रेरणार्थक से पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया प्रेरणार्थक से तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में जरूर प्रेरणार्थक रहेगा। आप सेंटेंस से काट लेंगे कि सेंटेंस कह क्या रहा है, ऑप्शन से उस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। लेकिन अब आपको काम क्या करना है कि नंबर 3 पर हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ये ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूज करेगी आपको नाम धातु क्रिया, लेकिन सारा कंफ्यूजन अभी आप सभी का यहीं से समाप्त होगा। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि जो क्रिया संज्ञा, इसमें लिखेंगे जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आयोग पूछेगा, कहने का मतलब है 3 वर्ड में यहीं पर लिखूंगा, है ना। 3 वर्ड लिखने का मतलब है एक तरफ आपका लिखा हुआ है संज्ञा लिखा हुआ है, या फिर आपका सर्वनाम दिया होगा, संज्ञा दिया है, या फिर आपका दिया हुआ है सर्वनाम, या फिर आपका दिया हुआ है विशेषण। ये 3 चीज़ें दी हुई। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है नाम धातु क्रिया, ये चीज़ें दी हुई। अब संज्ञा शब्द को ही बताना है। जैसे यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है हाथ, अब हाथ शब्द क्या है, इसमें तो संज्ञा में दिया हुआ, तो हाथ से जब आप क्रिया बनाएंगे तो क्रिया बन जाएगी हथियाना। अभी मैंने वहाँ पर करवाना लिखवाया था, यहाँ पर याना दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं बच्चों। यानी संज्ञा शब्द दिया हाथ से हथियाना। अब सर्वनाम शब्द लाएंगे, जैसे वर्ड लिखा हुआ है अपना लिखा है, अब अपना के लिए लाना है आपको, तो हो जाएगा वर्ड आपका अपनाना कैसी क्रिया है, इसका मतलब हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया, क्योंकि अपना सर्वनाम है और विशेषण से बना रहे हैं। तीसरी बार में कहा है विशेषण जैसे लिखा हुआ है गरम शब्द दिया हुआ है, गरम शब्द दिया है, इससे बनाएंगे वर्ड बन जाएगा आपका गरमाना दिया हुआ। बात समझ गए होंगे हमें उम्मीद है। यानी ना इसमें भी दिया हुआ है, याना शब्द दिया है, जैसे हाथ शब्द दिया हुआ है हथियाना हो गया है। उसी तरह से अगर दिया हुआ है वर्ड आपका बात, क्या दिया है बात, तो बात से आप वर्ड बना देंगे बतियाना, बात से क्या बन जाएगा बतियाना बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे, यानी इससे संबंधित जो वर्ड होंगे आप यहाँ पर लिख देंगे इसको, बतियाना का मतलब बतियाना। कहते नहीं कि क्या कर रहे हो, कौन से बतिया रहे हैं, तो बतियाना जो वर्ड बोलते हैं, तो ऐसा हम सभी को फील होता है कि जो बतियाना वर्ड है ये आपका देशज है ना, देशज है। लेकिन अगर रियली में अगर हम ग्रामर की बात करें, तो ये जो आपका टॉपिक दिया गया है नाम धातु क्रिया, इसको ध्यान रखेंगे। नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा दिया हुआ, ऐसे याद रखेंगे। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें अभी जो प्रेरणार्थक में दिया था कर का मतलब क्या था, क्रिया। कर का मतलब करना, ना प्रत्यय, क्रिया। तो वो क्रिया से अगर कोई चीज़ बनी है तो प्रेरणार्थक, बात समझिएगा। क्रिया से अगर कोई क्रिया बनाई गई है तो प्रेरणार्थक क्रिया, यानी धातु से कोई क्रिया बनाई गई तो प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से अगर कोई क्रिया बनाई गई है तो उसको बोलेंगे नाम धातु क्रिया। कहने का मतलब इन तीनों को आप समझ गए होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन 1 आना आपका तय है। और जो ये आपका नाम धातु क्रिया दिया गया है, ये तो बिल्कुल नाम धातु क्रिया कह रहे हैं। हाँ, नाम धातु क्रिया ये आपसे जरूर पूछेगा या प्रेरणार्थक पूछेगा, ऑप्शन में तो जरूर मिलेगा, नो डाउट, है ना।
अब आप सभी को काम क्या करना है, इसमें लिखना है क्रिया के भेद, हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, ये आपकी हेडिंग है। अब क्रिया के भेद यानी अब आपको ये पूछना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको लैंग्वेज भी ध्यान रखना है। कर्म या लिखेंगे रचना, कर्म या रचना के आधार पर, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, नंबर 1 पर आप सभी को लिखना है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नंबर 1 पर सकर्मक, और नंबर 2 पे लिखना है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये दो क्रियाएं, एक है आपकी सकर्मक और एक है आपकी कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सकर्मक क्रिया कौन है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होगा, साथ में कर्म हो। कोई भी चीज़ अगर दी गई है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें, जैसे कहा जाए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन दिया हुआ है तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब मोहन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। हमने जब प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद जब हमें जवाब उसका मिल गया, तो इसका मतलब उसके साथ कर्म दिया हुआ है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होगा। और अगर कर्म नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। यहीं पर लिखेंगे, या मैं अभी अगली हेडिंग डाल के लिखा रहा हूँ अगली स्लाइड में। सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में लिखेंगे जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने क्या बताया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सब दिया हुआ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये चीज़ दिया हुआ। सेंटेंस दिया है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद अगर उसका जवाब हाँ में मिला, इसका मतलब उसमें कर्म है। और जब कर्म दिया है यानी कर्म की संभावना दी है ना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो उसे कौन सी कहेंगे, आप सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्यों, क्योंकि सकर्मक क्रिया की परिभाषा यही बात कर रही है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और यहाँ पर हमारे पास कर्म है, यहाँ पर कर्ता कौन है, कर्ता है आपका मोहन, यानी मोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और पुस्तक यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो कर्म मिल गया, यानी जवाब मेरे पास है। और पढ़ना यहाँ पर क्या है, पढ़ना इस समय यहाँ पर क्रिया है शब्द क्या है आपकी सहायता कर रही है, किसकी, क्रिया की, ये सहायक क्रिया है। कहने का मतलब समझ गए होंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं आप, यानी यहाँ पर लिख लेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ये आपकी, ठीक है, समझ में आया होगा कि है सहायक क्रिया है, क्रिया की सहायता कर रही है इसीलिए वो सहायक क्रिया है। यानी क्रिया की सहायता करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, सहायक क्रिया। अब दूसरी बात में देखेंगे, दूसरी बात कह रहा है कि अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये चीज़ दी है। अकर्मक क्रिया का मतलब यही चीज़ आपको अपोजिट लिखना है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यानी क्या कह रहा है कि कर्म ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना है, अकर्मक। जैसे कहा जाए कि मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन मांग रहे हैं
क्वेश्चन मांगने का मतलब इसका कोई जवाब आपके आसपास है? मोहन हंसता है और कोई वर्ड ही नहीं है, और कोई वर्ड नहीं है। तो जब वर्ड नहीं है इसका मतलब कर्म नहीं, कर्म नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया होगा, है ना, आता है, यानी इसकी परिभाषा तो खैर यही है। अब बात करेंगे, अब बात करना यानी आपको नई लाइन से लिखना है कि क्रिया के कुछ निम्न भेद होते हैं और जिससे संबंधित क्रियाएं हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक क्रिया आपसे पूछी जाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया आपसे पूछेगा, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ये इस बार के पीसीएस के सीसेट में आया था, पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग डालेंगे, अब आगे लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, ये चीज़ दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होगा? अभी जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद मैं 2 कार्य करूँ, पढ़ाने के बाद मैं अभी पढ़ाऊँ, पढ़ाने के बाद मैं कार्य समाप्त करूँ, उसके बाद मैं फिर दूसरा कार्य करना प्रारंभ करूँ, तो जो पहला कार्य होगा, जो मैंने कार्य समाप्त किया है, तो एक कार्य तो चल रहा है, दूसरा वाला, पहला वाला कार्य मैंने समाप्त कर दिया है, पहला वाला कार्य जो मैंने समाप्त किया है वही पहला का वाला कार्य आपका क्या होगा, वो होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व काल में जो क्रिया हुई है उसी को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो आप इसमें लिखेंगे कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर, इसमें लिखना है आपको कि जब कर्ता एक कार्य को, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य करना प्रारंभ करता है, दूसरा कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये चीज़ दिया गया, यानी जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करेगा और दूसरा कार्य करना प्रारंभ करेगा। पीसीएस के सीसेट में क्वेश्चन आया कौन सा था? पीसीएस की सीसेट में क्वेश्चन ये आया था, उसमें लिखा हुआ था कि उसने नहाकर भोजन किया, ये सेंटेंस आया था, उसने नहाकर भोजन किया। क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो वाक्य दिया है, ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? क्या पूछा था? ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है ये वाक्य? अब क्या है, उसने नहाकर, यहाँ पर कामा लगा दो, नहाकर का मतलब पहला काम को और किया, उसने नहाया, नहाने के बाद क्या किया, भोजन किया। तो इसका मतलब ये वाली जो क्रिया हो गई यहाँ पर, ये वाली जो क्रिया हो गई, ये कौन सी क्रिया है? इसका मतलब पहले काम है और दूसरा काम क्या है, भोजन किया, यानी वो भी काम समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये क्रिया इसके ऊपर डिपेंड है, तो पहले वाली जो क्रिया होगी वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि धातु के साथ, यानी कहीं पर भी धातु दिया है, धातु के साथ अगर कर दिया है, बस वही क्रिया कौन सी क्रिया है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे लिखा है नहाकर, खाकर, पीकर, जाकर, उठकर, बैठकर, सोकर, रोकर, है ना, तो क्या है, रो कर, रोना, तो धातु में क्या किया मैंने, धातु प्लस कर, अगर धातु प्लस कर दिया है तो वो क्रिया कौन सी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। सेंटेंस के थ्रू आपसे पूछा है आयोग ने, उम्मीद है सेंटेंस के थ्रू ही पूछेगा, लेकिन इसकी परिभाषा यही है कि धातु के साथ अगर कर जुड़ा हुआ है तो वो आपकी क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। आपको तो ऐसे ही याद रखना है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैंने एक क्रिया बताई, प्रेरणार्थक क्रिया आना तय है, पेपर में आएगा, ऑप्शन में भी आएगा। नाम धातु क्रिया पेपर में भी आना है, यानी ऑप्शन में रहेगा। पूर्वकालिक क्रिया भी ऑप्शन में रहेगा। बस अगर आपने इन 3 क्रियाओं को देख लिया, अभी चौथा मैं फिर आपको बाहर बताता हूँ कि दूसरा कौन सा है, यानी ऑप्शन में हो सकता है ये मिले। एक क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये दिया हो द्विकर्मक क्रिया। इसमें लिखेंगे जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म हो, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म हो, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटेंस में ये कह रहा है
अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। पढ़वाता है अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि कोई कार्य दूसरा कर रहा है। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाया या पुस्तक पढ़ाई, ये लिखो। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, क्या किया है? पुस्तक पढ़ाया। किसे पढ़ाया? छात्रों को। और क्या पढ़ाया? पुस्तक। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता आपका इसमें दिया हुआ है आपका अध्यापक। कर्म कौन है? एक कर्म आपका ये है छात्रों, छात्र हो जाएगा आपका एक कर्म। दूसरा कर्म कौन सा है? यहाँ पर ये है, ये भी कर्म है। तो क्या हुआ है? ये एक कर्म ये दिया है, ये कर्म ये दिया है। जिन क्रियाओं के साथ कितने कर्म दिए हों? 2 कर्म दिए हैं, उन्हीं को बोलेंगे क्या? द्विकर्म क्रिया। आपको उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ पर फिर से समझ में आई होगी कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है और आपकी द्विकर्म क्रिया कौन सी होती है। तो अभी इसमें क्रियाओं से संबंधित और हैं लगभग 4-5 क्रियाएं वो, और कल मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा इसके बाद वाच्य, और उसके बाद इसी से संबंधित टॉपिक होगा, यानी इसी का पार्ट है काल टॉपिक आपको बहुत शार्ट में पढ़ाऊँगा मैं। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करूँगा, और क्रिया टॉपिक में आप सभी देखिएगा, नोट्स बनाना है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व करिएगा। अभी टॉपिक आधा और पढ़ाना है, 2 पार्टों में मैं इसको पढ़ाऊँगा, और पढ़ाने के बाद फिर आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो कल टॉपिक हमारा इसी क्रिया में और आगे इसी को बढ़ाना है, वाच्य और काल पढ़ाएंगे। आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? धन्यवाद।